Welcome student. This is the fifth session of chapter 3rd of economics. Previously in fourth session we have already discussed about the problems of Indian agriculture, features of Indian agriculture and agrarian reforms, and in agrarian reforms we have already discussed about the technical reforms, and in this fifth session we have to discuss about the institutional reforms and gender reforms. Before starting these two topics, just recall one thing about the technical reforms. In technical reform, we have already discussed about what kind of techniques will be used by the government for the promoting of Indian agriculture. In that case, we see that uses of HYB seeds, that is also very effective for our production. HYB seed, use of fertilizers, use of pesticides, insecticides. These are the very useful for our better production of crops. And after that, in this session we have to discuss about the institutional reforms or land reforms. Institutional or land reforms. So let's start with our first point, that is abolition of intermediaries और जमींदार. हम लोगों ने देखा कि जमींदार के होने से किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन फार्मर्स का. वो क्या कर रहे थे, वो इंटरमीडिएरीज के तौर पे काम कर रहे थे, है कि नहीं. उनका कंसेप्ट था कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपोज कर देना, हाई रेट इंपोज कर देना, हाई टैक्सेस इंपोज कर देना, किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर. इससे क्या हो रहा था, इससे उनका प्रोडक्शन, इससे उनका जो इनका जो इनकम था वो क्या हो रहा था, वो बहुत ही पुअर हो जा रहा था. वो लोग अपने कैपिटल के लिए दे वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द मनी लैंडर्स, ऐसा देखा गया. और जैसे ही एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे ही हमारा क्या हुआ, ये जो लैंड रिफॉर्म है वो और भी बेहतर होने लगा. और इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनने लगा. अब जैसे मान लीजिए जिसका जो ऑनर है उसी को टोटल इसका बेनिफिट मिल रहा है, इजंट इट. तो इससे क्या हो रहा था, जमींदारी एबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम से हमारा क्या हो रहा था, जो टीनेंट्स थे यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे जमीन के, उनको अपना मिल रहा था एक्ट. आफ्टर दैट रेगुलेशन ऑफ रेंट. अब देखिए रेंट पहले क्या था कि जमींदार को जिस तरह का रेंट इंपोज करना होता था उसको किसी भी तरह का केयर नहीं होता था, वो जिस तरह का इंपोज करना है उस तरह का वो कर सकते थे. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाए तो इसमें क्या है कि 1/3 जितना भी आपका प्रोडक्शन हो उसका 1/3 से ज्यादा आपको रेंट नहीं इंपोज करना है. जितना आपका प्रोडक्शन हुआ उसका 1/3 हाईएस्ट आप उसको इंपोज कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं. आफ्टर दैट कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था स्कैटर्ड फार्मिंग. हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था स्कैटर्ड फार्मिंग. स्कैटर्ड फार्मिंग क्या होता है, एक छोटा छोटा पीस ऑफ लैंड अलग अलग जगहों पे बिखरा होता है जिससे कि हम प्रोडक्शन या फिर जिससे कि हम अपना कल्टीवेशन सही तरीके से नहीं कर पाते. तो स्कैटर्ड मीन्स क्या, बिखरा हुआ. तो इसको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया, यानी कि इसको एकजुट किया गया. अब जैसे मान लीजिए स्कैटर्ड है तो उसको मिला करके एक जगह करना, और इससे क्या हो रहा था, इससे फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा था कि एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे अच्छे से फार्मिंग करना, अच्छे से कल्टीवेट करना इनके लिए इजी हो जा रहा था. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि एक दूसरे के सहयोग से जब हम ये क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग. अब देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे इसमें जो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप किसी भी तरह की इनपुट यानी कि अगर आप सीड्स खरीदने जा रहे हैं तो अगर बहुत सारे अगर फार्मर्स एक साथ ही अगर मान लीजिए एक बंडल ऑफ स्टॉक अगर ले ले तो उससे उनको क्या होता है, उससे उनको रेट भी कम हुआ. यानी कि इनपुट यानी कि अगर वो इनपुट को बाय करने जा रहे हैं तो उनका क्या हो, उनको कम रेट लगे. और जैसे ही अगर वो आउटपुट को सेल करने जा रहे हैं, इट मींस कि अगर उनके पास जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ है अगर उसको सेल करने जा रहे हैं तो उस पर उनको बेटर उनको प्राइस मिले, हायर प्राइस मिले. देन दीज आर द कोऑपरेटिव फार्मिंग. यानी कि एकजुट मिल करके, एक साथ अगर मिल करके अगर आप किसी भी फार्मिंग को अगर आप लोग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि इंटरमीडिएरीज का तो कंसेप्ट पहले ही हट जाएगा, और आपका जो रेट होगा, आपको जो रिइंबर्समेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ही सफिशिएंट मिलेगा, हैंडसम मिलेगा.
आफ्टर दैट दिस इज लास्ट टॉपिक, दैट इज जनरल रिफॉर्म्स। जनरल कुछ ऐसे सामान्य सुधार भी किए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि एग्रीकल्चर को और भी बूस्टअप किया जा सके। तो इसमें पहला है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडियन फार्मिंग जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट किस पे है, रेनफॉल पे। यानी कि अगर यहाँ पे इरिगेशन का इरिगेशन का जो सिस्टम है या फिर इंडियन फार्मर्स जो अपने इरिगेशन के लिए टोटली डिपेंडेंट किस पे, रेनफॉल पे रहते थे। बट नाउअडेज जैसे ही गवर्नमेंट ने इस पे क्या करना स्टार्ट किया, अबाउट 45% ऑफ लैंड, यानी कि जितना भी हमारा लैंड है जहां पे प्रोडक्शन होता है उसका 45% ऑफ लैंड ऐसा है जहां पे अब इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट यानी कि उधार लेने का भी बहुत सारा, इसमें हमने बताया था आपको ये इसके बारे में, नाबार्ड के बारे में हमने बताया था आपको। ये है क्या, ये इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि टोटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट इशू किए जाते हैं ये नाबार्ड के थ्रू, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए गए थे जिसका मेन कंसेप्ट यही था कि फार्मर्स को बेटर क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए। अब थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि मार्केट ऐसा होना चाहिए जो कि स्मूथ रनिंग हो, गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा सके जिसके तहत किसी भी तरह का फ्रॉड उस मार्केटिंग सिस्टम में ना हो। तो गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन भी और बहुत सारे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज भी बनाए जिसके तहत और भी बहुत सारे जिसके तहत मार्केटिंग हमारा स्मूथली रन कर सके। अब लास्ट पॉइंट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब देखिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में सिंपल सा एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, वो है हमारा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब जब ये प्राइस फिक्स हो जाता है तो इस प्राइस से आप कभी भी आप अपने क्रॉप को आप सेल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका मेन कंसेप्ट होता है कि इससे कम रेट में आप अपने क्रॉप का सेलिंग नहीं करें। देन दीज आर द रिफॉर्म्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स which were happen in agrarian reforms or in Indian agriculture reforms. The first one is technical reforms. In technical reforms we already studied about the technical reform, किस तरह का technical reform किया गया। In second topic we have discussed about the institutional reforms, and in third topic we have discussed about the general reforms. So अगर इसको पूरे मिला करके देखें तो बहुत सारा आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट आया था 1965 में, और इसके बाद ही नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स भी लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिसके तहत जो है हमारा ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फिर एग्रीकल्चर में किस तरह की सुधार करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने इसका प्रॉपर ये थिंक किया और इसमें बहुत सारा वर्क भी किया। सो एट लास्ट आई वांट टू से दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज topics you may ask through your doubt clearance class, and in next session I am coming with the main topic or main topic of this chapter, that is green revolution. So up to stay home, stay safe, thank you.